साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ ईथर। दोस्तों ईथर क्या है और ईथर का नोमिनिकेशन कैसे करते हैं और ईथर्स कितने टाइप के होते हैं उस पर आज हम यहाँ पर विशेष तौर से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले जान लेते हैं कि ईथर क्या है। ठीक है, ईथर क्या है दोस्तों? देखो, ईथर भी वही कंपाउंड है जिनमें ऑक्सीजन एक क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप के रूप में है। ऑक्सीजन क्या है, फंक्शनल ग्रुप के रूप में है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि जो ऑक्सीजन है या जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो फिनोल और एल्कोहल से डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है यहाँ पर ये बाईवेलेंस है कि क्या है, ये बाईवेलेंस है, यानी बाईवेलेंसी है इसकी एल्किल ग्रुप के साथ। क्या है, बाईवेलेंसी है, यानी कि भी इसकी जो वैलेंसी है, यानी दोनों जो इसकी वैलेंसी 2 होती है और दोनों जो वैलेंसी है वो किससे कंप्लीट हो रही है, एल्किन कंपाउंड से। जबकि मैं फिनोल और अल्कोहल की बात करूं तो उनकी एक तो एल्किल ग्रुप से हो रही थी और एक हाइड्रोजन बॉन्ड से हो रही थी, जो कि मस्ट है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, दोनों जो वैलेंसी है वो किससे कंप्लीट हो रही है, एल्कीन से हो रही है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इनको एल्कोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। याद रखें, इनको क्या बोला जाता है, इनको एल्कोक्सी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों वैलेंसी किससे कंप्लीट हो रही है, एल्कीन से, या कहूं तो एल्काइल ग्रुप से। तो ये तो था इसका क्या था दोस्तों, ये था इसका इंट्रोडक्शन। और ये जो एल्कीन है, अब एक बात और आप याद रखें, ये जो एल्कीन है वो एरिल भी हो सकते हैं। एल्काइल एरिल का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड भी यहां पर हो सकता है और नॉन एरोमेटिक या अपना एलोफिटिक भी हो सकता है। अब दोस्तों जो ईथर होती है वो 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार से यहाँ मीन्स 2 टाइप से मीन्स यहाँ से कि 2 टाइप्स की कैसे होती है। देखो, जो एल्काइल है, अब देखो एल्काइल या तो सिंपल हो या वो अलग हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे मान लो ये 2 टाइप की है। पहली कौन सी है, सिंपल, ठीक है, और दूसरी है मिक्स्ड। अब कैसे मिक्स, देखो अगर मान लो जो दोनों एल्काइल ग्रुप, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप आएंगे, अपने पहले बोल दिया कि भाई ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी किनसे कंप्लीट हो रही है, एल्काइल ग्रुप से। अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो, कौन से हो, सेम हो, जैसे मान लो कि भाई मिथाइल ही हो तो ये लो मिथाइल और ये मिथाइल, ठीक है, ठीक है। अभी इसका नेमिंग कैसे, वो नोमेनक्लेचर में देखेंगे, अभी आप सिर्फ इतना सही समझे। और अगर मान लो ये जो दोनों ग्रुप है वो अलग अलग हो, जैसे मान लो ये तो ये वाला तो एल्काइल क्या हो, मिथाइल हो, और ये वाला क्या हो, मान लो इथाइल हो। तो ऐसे करके क्या, ये 2 टाइप के हैं और इनके थोड़े से नाम, जैसे इसको हम बोलेंगे सिमेट्री। क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ईथर। क्यों भाई सिमेट्रिकल, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। और इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। क्यों बोलेंगे अनसिमेट्रिकल, क्योंकि दोनों ग्रुप जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे करके कितने टाइप की हो गई, 2 टाइप की। अब देखो 2 टाइप के साथ साथ क्या है, अब हम पढ़ेंगे इसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर भी इसका बहुत सिंपल है, बस 2 चीजें आपको उसमें ध्यान रखनी है जो हम बताएंगे। देखो सबसे पहले इसका जो कॉमन नेमिंग क्या है, कौन सी नेमिंग भाई, कॉमन नेमिंग। अब मैंने क्या कहा, हम इनको क्या मानते हैं, एल्कोक्सी मानते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सिंपल का अपन कॉमन नेमिंग देखते हैं। क्या देखते हैं, सिंपल की कॉमन नेमिंग। तो देखो सिंपल की कॉमन नेमिंग सीधी सीधी सी है। आपको क्या करना है, किसी भी एक ग्रुप को पकड़ना है, किसी भी एक ग्रुप को, और आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये लो एक ग्रुप को ले लो और उसको आप मान लो कि भाई वो क्या है, वो एथोक्सी है। कैसे, जैसे ये क्या है भाई, मिथाइल है, ये क्या है भैया, ये मिथाइल है, तो हम इसको कह देंगे भी ये मेथोक्सी है। क्या है, ये मेथोक्सी है। भाई इथाइल ग्रुप तो है, लेकिन अपने को क्या है, इसमें से एक ग्रुप को क्या मान लेना है, एल्कोक्सी मान ले, चाहे इधर का मान लो चाहे इधर का मान लो, इसमें कोई भी ऐतराज वाली बात नहीं है, आपके हिसाब से देख लो। अगर मैंने इसको मेथोक्सी मान लिया तो अब ये क्या बचा, मेथेन, तो ये लो मेथोक्सी मेथेन। जैसे मान लो इसको ले लो, आपको बस एक ग्रुप को ले लेना है, उसमें कोई भी
ठीक, अब ये क्या है, इथाइल है ना, तो मान लो मैंने इसको ले लिया, चलो तो मैं इसको बोल दूंगा क्या, एथोक्सी, और ये क्या है भैया, एथेन, तो एथेन। ठीक है, अब क्या है, लेकिन अब आपको क्या है, एक चीज हमेशा याद रखनी, क्या याद रखनी है, वो थोड़ी मैं कह रहा हूं ना, वो आपको अब थोड़ी, इसमें कोई देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या सेम है, लेकिन मान लो मिक्स हो तो क्या करना है भाई, मिक्स्ड हो तो क्या करना है, तो मिक्स्ड हो तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो अब आपको मिक्स्ड में क्या करना है, सीधा सीधा सा मिक्स्ड में आपको क्या करना है कि इनमें से क्या करना है, एक को आपको क्या करना है, एक को आपको मेथोक्सी मानना है। ठीक है, सॉरी ये जो नेमिंग थी ये मैं आपको कॉमन नहीं, मैं आपको IUPAC बता रहा हूं। ठीक है, कौन सी नेमिंग बता रहा हूं मैं आपको, IUPAC, कॉमन बाद में बताऊंगा। ठीक है, सॉरी आप याद रखना। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां से ए ग्रुप को हमें क्या मानना है, एल्कोक्सी मानना है, तो हम छोटे वाले ग्रुप को क्या करेंगे, एल्कोक्सी मानेंगे। कौन से वाले ग्रुप को, इसमें से छोटे वाला ग्रुप है, तो हम इसको बोल देंगे कि भाई ये क्या है, एथोक्सी। ओके, और ये क्या है, मैं प्रोपेन है, तो ये लो प्रोपेन। ठीक है, सॉरी याद रखना, आपको मैं कॉमन नहीं, आपको IUPAC नेमिंग बता रहा था। ठीक है, कॉमन नहीं, मैं कौन सी बता रहा था आपको, IUPAC बता रहा था। ठीक है, मिक्स और सिंपल दोनों समझ गए, वापिस देख लो, ये क्या है, तो ये क्या है, मेथोक्सी, और ये इसका ग्रुप हो गया मेथेन। ठीक है, लेकिन मिक्स्ड में हमेशा ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है मिक्स्ड में आपको, मिक्स्ड में हमेशा जो छोटा वाला ग्रुप है उसको एल्कोक्सी मानना है और इसको रूट मानना है। भाई ये रूट नाम हो गया ना, ठीक, क्या हो गया, ये रूट नेम हो गया। ठीक है, लेकिन अपनी सिंपल भाषा में आपको याद रखना है कि छोटे वाले ग्रुप को एल्कोक्सी मानना है और बड़े वाले को क्या है, जो एल्केन, उसका जो नेम है एल्केन में, वो यहां पर आपको सीधा सीधा सा लिख देना है। लेकिन अब मान लो, अब कॉमन नेमिंग में कैसे करेंगे, मान लो कॉमन नेमिंग में पूछ लिया तो आपको क्या करना है, तो देखो कॉमन नेमिंग है ना, सिंपल की तो बिल्कुल सिंपल है। देखो वापिस सिंपल में चलते हैं, ये लो आपकी सिंपल कॉमन नेमिंग। ठीक है, सिंपल कॉमन नेमिंग है ना, वो मैंने IUPAC बताया था। ओके, लेकिन मैंने कॉमन नेमिंग लिख दिया था, लेकिन अब मैं वास्तव में कॉमन नेमिंग ही बता रहा हूं आपको। तो इसमें क्या करना है आपको, जो ऑक्सीजन ग्रुप है उसको आपको ईथर बोलना है। क्या बोलना है भैया, उसको आपको ईथर बोलना है। ठीक है, और जो ग्रुप्स हैं उनको आपको क्या बोलना है, उनको आपको एल्काइल बोलना है, जो अपन एल्काइल बोलते हैं ना वो बोलना। अब कैसे, देखो मान लो ये क्या है, अब इसमें देखो एल्काइल ग्रुप कितने हैं, 2, कौन कौन से भैया, मिथाइल वाले। ठीक है, तो ये लो, अपने को क्या लिखना है यहाँ पे, मिथाइल। कितने हैं, 2 हैं, तो ये डाई तो आप हमेशा याद रखो, क्योंकि 2 आएंगे, 2 से ज्यादा आएंगे नहीं। और ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ईथर। ये लो, ठीक है, समझ गए आप, बिल्कुल समझ चुके होंगे कैसे लिखना है, डाइमिथाइल ईथर, सीधा सीधा सा, कोई ज्यादा इसमें कॉमन नेमिंग इतनी टफ नहीं है। और अब मान लो वापस वही कि यार अगर छोटा ग्रुप हो तो क्या करेंगे, मतलब अगर ये मिक्स्ड हो तो क्या करेंगे, तो मिक्स्ड में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा सा देखो मिक्स्ड में क्या करना आपको, इसमें सीधा सा आपको बस, अगर इथाइल है तो डाई इथाइल ईथर, प्रोपाइल है तो डाई प्रोपाइल ईथर। अब मिक्स्ड में क्या करना आपको, मिक्स्ड में वही जो IUPAC मैंने इसलिए आपको पहले बताई थी, बताना भूल गया आपको, जो IUPAC का रूल है वही इसी में है। जैसे मान लो क्या करना आपको, इसमें वही शुरू से देखो, ये शुरू वाला जो छोटा वाला ना, उसको वापस एल्काइल सब्स्टिट्यूट के रूप में लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, इथाइल है, तो ये लो, ये इथाइल,
और बड़े वाले ग्रुप के साथ आपको ईथर शब्द लिखना है। मतलब पहले क्या, अब ये क्या है, प्रोपाइल है, ये लो प्रोपाइल ईथर। समझ गए आप? क्या करना है भाई, देखो सीधा सीधा सा, छोटे वाले ग्रुप को क्या मानना है आपको, सब्स्टिट्यूएंट मानना है, और बड़े वाला ग्रुप जो मेन ग्रुप, तो ये मेन ग्रुप यहां लिख दिया और इसको ईथर लिखते हैं तो ईथर लिख दिया। देखो एक और आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है। ये क्या है भाई, मिथाइल है, तो ये मेरा मिथाइल, ठीक है, क्या है, मिथाइल है। और ये क्या है, इथाइल है, ये इथाइल, और ये क्या है, ईथर। ओके, समझ गए? देखो सीधा सीधा सा। तो ये आपके यहां पे नेमिंग एकदम मैंने आपने कंप्लीट करवा दी है, सिंपल सी। पहले मैंने आपको आईयूपीएसी बता दी और ये आपको मैंने कॉमन बता दी, ठीक है, सीधी सी सिंपल, कुछ ज्यादा कोई भी इसमें कोई बड़ा वो भारी भरकम वजन वाला काम नहीं है इसके जो नोमेनक्लेचर है। अब हम चलेंगे कि भाई ये तो इनकी नेमिंग हो गई, अब मान लो मुझे इनकी प्रिपरेशन करनी है तो मैं कैसे करूंगा। तो देखो अब हम चलेंगे इनकी किस पे, प्रिपरेशन रिएक्शन पे, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ प्रिपरेशंस, ठीक है, ये लो। और हिंदी में कहें तो निर्माण की विधियां, ठीक है, या निर्माण की विधियां मान लो। तो देखो अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, एग्जाम नीट और जेईई के एग्जाम में ईथर से एक क्वेश्चन हमेशा ही फिक्स्ड मान के चलो आएगा, और वहां पे क्या है, आपको एक कंफ्यूजन वाली रिएक्शंस दी जाएगी। देखो यहां पर क्या है कि इसमें दो टाइप की रिएक्शंस होती है, जो नेमिंग रिएक्शंस है। एक रिएक्शंस होती है कौन सी, विलियमसन कंटिन्यूअस एस्टरिफिकेशन, ठीक है, या एस्टराइजेशन, ठीक है। और एक होती है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। क्या होती है, एक होती है विलियमसन कंटिन्यूअस और एक होती है विलियमसन सिंथेसाइसिस। अब एक बात आप हमेशा याद रखें कि जो ये दोनों रिएक्शंस है, ये दोनों रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग रिएक्शंस है। आपको क्या करेंगे वहां एग्जाम में कि आपको देंगे विलियमसन सिंथेसिस की रिएक्शंस दे देंगे और आपको पूछेंगे कि ये रिएक्शंस कौन सी है। तो रिएक्शंस में आपको ये दोनों ऑप्शन में मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। पुराने क्वेश्चन उठा के देख लेना, नहीं तो मैं आपको यहां ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इनके सारे क्वेश्चन जो आए हैं नीट और जेईई में, अभी 2021 में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी मैं यहां मेंशन कर दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आया है और कैसे अपने को कंफ्यूजन करने के लिए दोनों चीजें यहां पे दी है। तो अब हम चलेंगे कि भाई दोनों रिएक्शंस कौन कौन सी होती है। तो चलो दोनों एक बार मैं आपको एक बार यहां साथ में बता देता हूं, फिर रिएक्शंस कैसे होती है जो बता देता हूं। देखो विलियमसन कंटिन्यूअस कौन सी है और विलियमसन सिंथेसिस क्या है। तो आप याद रखें कि जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है किसकी, एल्कोहल्स की जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वही कंटिन्यूअस रिएक्शन है। कैसे, और डिहाइड्रेशन किससे करवाते हैं, हमेशा याद रखें कंसंट्रेट H2SO4, जहां भी होगा क्या होगा, वहां पे डिहाइड्रेशन होगा, निर्जलीकरण होगा। ये चीज आप याद रखें, इतना बार मैंने पढ़ा दिया है। और ये चीज मतलब बस आपको गांठ बांध लेनी कि भाई अगर कहीं भी कंसंट्रेट H2SO4 लिखा है, इसका मतलब उस कंपाउंड से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल मैंने जैसे बाहर निकाला मुझे ये मिल गया, ठीक है। और इससे सिर्फ हम सिंपल रिएक्शंस सिंपल क्या बना सकते हैं, सिंपल ईथर ही इससे हम बना सकते हैं। एक बात आप ये भी याद रखें। और विलियमसन सिंथेसाइज में क्या होगा कि मैं क्या लूंगा, एक तो मैं एल्किल हाइलाइड लूंगा और एक मैं क्या लूंगा, सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड लूंगा, क्या लूंगा मैं, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, ये लो। और मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा, इससे हम दोनों प्रकार की रिएक्शंस बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कहूं तो ये क्या है, डाई इथाइल ईथर, या बोलूं तो एथोक्सी ईथर, इसको बोल वही डाइथाइल ईथर, ठीक है। ये तो चलो, तो देखो है ना, दोनों अलग अलग, दोनों बिल्कुल अलग अलग रिएक्शंस है, याद रखें। मैंने आपको बता दी। अब मैं इनके बारे में पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। ये सिर्फ मैंने क्या कि
टॉपिक मैंने छेड़ दिया था नीट का, इसलिए आपको मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इनको कंप्लीट ही बता दें। तो याद रखें दोनों रिएक्शंस अलग अलग है। अगर ये रिएक्शंस दी तो वो विलियमसन सिंथेसिस है, ये रिएक्शंस दी तो वो विलियमसन कंटिन्यूस स्टराइजेशन है, ठीक है, या मैं कहूं तो विलियमसन सतत स्टीरीकरण, ठीक है। तो आप ये चीजें याद रखें, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन ही क्या है, हमारी सफल नहीं होने का राज है, ठीक है। भाई कंफ्यूज हो गए, गलत सब्जेक्ट ले लिया तो भी समस्या है आगे से आगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि भैया कि विलियमसन कंटिन्यूअस स्टीरिफिकेशन क्या है, ये रिएक्शंस कैसे होती है। कैसे होती है रिएक्शंस, देखो इस रिएक्शंस को मैं आपको कुछ इसके कॉमन नेम भी बता देता हूं। इस रिएक्शंस को हम लेब मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस रिएक्शंस को हम? लेब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है, ओके। अब आप है ना इसको रिएक्शंस कैसे होती है वो समझते हैं, फिर इसको हम कंटिन्यूस स्टीरिलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं वो भी बताऊंगा। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो ओवरऑल रिएक्शंस ये है कि मान लो मैंने एथेनॉल लिया, क्या लिया मैंने? एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स लिए और उनकी रिएक्शंस मैंने जब कंसंट्रेट H2SO4 से करवाई, किससे करवाई? कंसंट्रेट H2SO पर करवाई, तो मुझे मिला प्रोडक्ट के रूप में डाई इथाइल ईथर, ठीक है। क्या मिला भैया? ये डाई, ये इथाइल, ये ईथर, या मैं कहूँ तो क्या मिला मुझे? एथॉक्सी, एथेन, ओके, ठीक है। अब देखो रिएक्शंस कैसे हुई, चलो आओ उसको समझते हैं, इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं, ठीक है। तो इसकी रिएक्शंस ऐसे होती है कि फर्स्ट में क्या होता है, आपको पता है कि ये क्या है? H2SO4 क्या करता है भैया? H2SO4 क्या करेगा? एक क्या देगा यहाँ से? H पॉजिटिव देगा, ठीक है। ये रहा मेरा OH, क्या देगा भैया? वो एक H पॉजिटिव देगा मुझे, ठीक है। जैसे H पॉजिटिव क्या करेगा? यहाँ अटैच हो जाएगा, ये लो C2H5 पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब सॉरी क्या वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब एक बात आप याद रखें कि यहाँ पर क्या था? H2SO4 का एक बार हम देख लेते हैं कि ये कैसे टूटता। तो ये ऐसे टूटेगा H प्लस H माइनस HSO4, ठीक है। अब क्या होगा? वो HSO4 इसके जाके क्या हो जाएगा? यहाँ पे जाके वो क्या कर लेगा? इससे जाके वो अपना बॉन्ड बना लेगा, बना ही लेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, ये लो। ओके, समझ गए। अब क्या होगा? अब यहाँ पे नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा, ये अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या है कि ये H, ये क्या है? अनस्टेबल रहता है, तो ये क्या करेगा? फिर से इस H को खींच लेगा बाहर, ये लो, और C2H5O, और वो अपना C2H5 बन गया ईथर। अब और अबे मुझे वापस क्या मिल रहा है भैया? अब मुझे वापस क्या मिल रहा है? H2SO4, ठीक है। यहाँ पर कंसंट्रेट लिख देते हैं, वो आप समझ चुके हैं रिएक्शंस में, नहीं लिखूं तो भी। तो देखो वापस मुझे क्या मिल गया? H2SO4। तो देखो लेब में क्या होता है, लेब में कुछ इस तरह का, यहाँ पे समझना आप, लेब में क्या होता है? कुछ इस तरह का एक उपकरण होता है, ठीक है। ऐसे लेब एपरेटिस होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ इसके अंदर क्या है? पहले सबसे पहले हम H2SO4 डालते हैं, ठीक है। इसको गर्म तो करते ही हैं, ठीक है। इसको सेंड बात पे गर्म करते हैं, याद रखें, डायरेक्ट गर्म नहीं करते, ठीक है। आप समझना एक बार से। और यहाँ पर क्या एक ऐसा ही ऊपर की तरफ एक और एपरेटिस लगा देते हैं जिसमें एथेनॉल या जो भी आपका मनपसंद एल्कोहल हो, ठीक है, वो भरा रहता है। और वो क्या यहाँ पे कंटिन्यूस इसके अंदर आता रहेगा। और इसके अंदर क्या है भैया? इसके अंदर भरा हुआ है H2SO4। अब H2SO4 वापस बार बार बन रहा है, यानी अगर मैं एथेनॉल को इसके अंदर लगातार कंटिन्यूस रूप से चलाता रहूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा भैया? मुझे प्रोडक्ट के रूप में यहाँ ईथर मिलेगा,
ठीक है, इस थोड़ा सा बड़ा है ये डायग्राम, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं इतना बड़ा डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, लेकिन आप समझे तो देखो अभी ये रिएक्शन कंटिन्यूस चल रही ना, कि केवल मैं अगर यहाँ पे अल्कोहल डालता जाऊं तो मुझे ईथर प्रोडक्ट के रूप में मिलता जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ रिएक्शन के रूप में वापस H2SO4 मिल रहा है, तो मेरा H2SO4 तो मुझे मिल रहा, ईथर डालता हूं तो ये जो रिएक्शन है कंटिन्यूस चलती रहेगी। इसलिए इस रिएक्शन को नाम क्या दिया हमने, विलियमसन कंटिन्यूस एस्टरिफिकेशन। और ये रिएक्शन 1870 में सबसे पहले विलियमसन ने दी थी, इसलिए इसका नाम विलियमसन कंटिन्यूस एस्टरिफिकेशन है। और हम इसमें उसको लैब में आसानी से बना सकते हैं, इसलिए ये क्या है, एक लैब मेथड है। ठीक है, समझ गया आप रिएक्शंस को कैसे हो रही है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट रिएक्शंस पे। नेक्स्ट रिएक्शंस कौन सी अपनी, विलियमसन सिंथेसिस। देखो विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है, वो रिएक्शंस कैसे होती है, और उस रिएक्शंस के कुछ बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग क्या है, कमियां क्या है, वो भी अपने को जान लेना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस में, कि हम क्या लेते हैं भैया, रिएक्टेंट के रूप में हम लेते हैं ना, रिएक्टेंट के रूप में। देखो रिएक्टेंट के रूप में हम लेंगे, क्या लेंगे रिएक्टेंट के रूप में, एल्किल हैलाइड एंड एंड एथॉक्सी सोडियम। देखो मान लो ये मैंने ले लिया, ब्रोमाइड ले लिया, ठीक है, और ये मैं वापिस अभी यहां से क्या ले रहा हूं, एथॉक्सी सोडियम। ठीक है, एथॉक्सी हो गया। अगर मैं इनकी रिएक्शंस करवाऊं तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, ये लो। अब क्या है कि मुझे प्रोडक्ट के रूप में ईथर मिल गया, तो ये रिएक्शंस क्या है, ये रिएक्शंस है, कौन सी रिएक्शंस है ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है भैया ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, कैसे है देखते हैं। देखो फर्स्ट में क्या होता है कि ये जो सोडियम होता है, पॉजिटिव के रूप में और यहाँ पे नेगेटिव के रूप में, ये क्या करता है, इसको रिएक्शन से बाहर ले जाता है, और मुझे देखो दोनों साथ में मिल जाते हैं, OC2H5 प्लस NaBr। ठीक है, समझ गए आप रिएक्शंस को, समझ गए आप रिएक्शन, सीधी सीधी सी रिएक्शन है, ये कोई ज़्यादा टफ रिएक्शन नहीं है, इसीलिए इसको ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है, अब एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि इससे हम दोनों प्रकार की ईथर बना सकते हैं। कौन से प्रकार के भैया, दोनों प्रकार के ईथर बना सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, मैंने क्या कहा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन भैया, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मान लो मेरे को क्या करना है, अलग अलग बनाना है। देखो अलग अलग दूसरे वाले तो बन जाएंगे, लेकिन मान लो मैं कहूं कि यार मुझे तो ब्रांच, कौन से, अगर मुझे ब्रांचेज ईथर बनाने हैं तो मुझे क्या करना है, तो देखो उसकी शर्तें हैं, उसकी क्या शर्तें हैं, उसकी शर्तें ये है कि भैया आपको ये जो एल्काइल है वो तो आपको क्या लेना है, नॉन ब्रांच लेना है, लेकिन जो क्या है, लेकिन जो आपको एथोक्साइड लेना है या एल्कोक्साइड लेना है, सॉरी एल्कोक्साइड लेना है, वो आपको ब्रांचेज लेना होगा। ठीक है, तो वो ब्रांचेज का मतलब या तो टर्सरी ले लो या वो ले लो, क्योंकि वो भाई हो गई, वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे जुड़ा रहेगा ना भाई, सीधी सी बात है। मतलब ये है, देखो मेरी बात समझो कि ये जो सोडियम एल्कोक्साइड बन रहा है ना, सॉरी ये जो, हाँ सोडियम एल्कोक्साइड बन रहा है, ये कैसे बनता है, ये रिएक्शंस होती है किसकी, तब जाके ये बनता है। ठीक है, यानी सीधी सी बात है कि मैं किसी एल्कोहल से रिएक्शंस करवाऊंगा तभी तो मुझे एल्कोहल्स की रिएक्शन, जब मैं सोडियम हाइड्राइड से करवाऊंगा या किसी मेटल हाइड्राइड से करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एल्कोक्साइड मिलेगा। अब मुझे ये एल्कोक्साइड मिला तो मुझे यहां पर मुझे टर्सरी, तो याद रखें कि अगर मुझे देखो टर्सरी या सेकेंडरी एल्कोक्साइड लेना होगा, अगर मैं चाहूं कि मुझे ब्रांचेज क्या मिले, मुझे ब्रांचेज ईथर मिले। ऐसा क्यों, देखो समझना इस चीज को, पहले तो ये रिएक्शंस कंप्लीट करते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 CHO CH3, तो ये क्या हो गया, ये हो गया टर्सरी
ब्यूटाइल, ठीक है, टर्सरी ब्यूटोक्साइड, बिथोक्साइड सोडियम, ठीक है भैया, ये हो गया। और इससे मुझे क्या मिल गया, मुझे ये ब्रांचेज ईथर मिल गई। अब एक बहुत याद रखें चीज, अब आप बोलेगी ऐसा क्यों, ये क्या थी, ये SN1 रिएक्शंस थी, ठीक है, या मैं कहूँ कि SN रिएक्शन थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं है ना, अगर मैं यहां पे क्या कर लूं, देखो मेरी बात समझो, अगर मैं यहां पे ठीक है, ये सॉरी मैं इसको क्यों बना रहा हूं, सिंपली आएगा ना, ठीक है। अगर मैं यहां पे टर्सरी एल्काइल हैलाइड लूं और इधर मैं क्या लूं, सिंपल, अगर सिंपल वाले का एथोक्साइड लूं तो मुझे थोड़े से डिफरेंट क्या होंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, देखो मेरी बात समझो, यहां पर अगर ये CH3 है तो ये क्या है कि ये जो चीज है इस पर क्या है, इन दोनों का आई इफेक्ट, सॉरी जो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है वो कम है, लेकिन यहां पर जो इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो इस पर ज्यादा है, ठीक है। उन्होंने सारे के सारे क्या किए कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो आई की ज्यादा है, लेकिन यहां पे इतने प्लस आए होंगे कि भैया इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहां से जो ये आई है ना वो रिलीज नहीं हो पाएगा, या रिलीज होगा तो ये खुद ही इसको रिलीज कर देंगे ऐसे। तो रिलीज करने की वजह से क्या होगा, यहां पे अपने को एल्कीन मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे भैया अपने को यहां पर एल्कीन मिल जाएंगे प्रोडक्ट के रूप में, ना कि ईथर। किस वजह से कि इनका जो आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, वो इतना ज्यादा हो जाएगा इस कार्बन पे, वो क्या कर देगा, इसको यहां से रिलीज कर देगा। अब इधर क्या है कि इनका आई इफेक्ट इतना नहीं है, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी इनसे जुड़ा हुआ है, इधर सोडियम है, तो कि वो इस सोडियम को फ्री करके सोडियम इसको अपने साथ ले जाएंगे, सोडियम तो इसको अपने साथ ले जाएगा, लेकिन क्या क्या हो जाएगा भैया, अपने को क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट के रूप में अपने को मिल जाएगा एथीन। तो ये सबसे बड़ी हो जाएगा यहाँ पे प्रॉब्लम कि ये तो यहाँ से Na निकल जाएगा और वो तो जाके क्या बना लेगा, यहाँ पे जाके NaBr बना लेगा, लेकिन हमें प्रोडक्ट के रूप में वापस क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट के रूप में अपने को ईथर ही मिलेगा, ठीक है, सॉरी वापस यहाँ पे यह और ये वापस अल्कोहल में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस समस्या से कि भाई ये प्रॉब्लम नहीं आए, और ये रिएक्शन क्या, देखो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी ना भैया, सीधी एलिमिनेशन हो रहा ना, यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन ना हो और हमें क्या मिले, प्रोडक्ट के रूप में ईथर मिले। इसलिए याद रखें कि भाई एग्जाम में भी अगर इधर मान लो ये ट्राई एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस अगर किसी भी सिंपल, या मैं कहूं कि भाई सोडियम एथोक्साइड से हो रही हो, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में ईथर नहीं मिलेंगे, हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेंगे, एल्कीन मिलेंगे। ये चीज आप हमेशा याद रखें, ये ब्रांचेज नहीं लेना है, सॉरी ये ब्रांचेज नहीं लेना, हाँ ये ब्रांचेड, या मैं कहूँ कि ये टर्सरी वर्सरी नहीं लेना है, ये आपको क्या लेना है, प्राइमरी ही लेना है, तभी आपको क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट के रूप में ईथर मिलेंगे। ओके, समझ गए आप ये चीज। तो ये थी आपकी विलियमसन सिंथेसाइज रिएक्शन। अब एक रिएक्शंस और है, वो कौन सी है, इसकी रिएक्शंस ज़्यादा नहीं है इसको बनाने की, वो रिएक्शंस है आपकी कौन सी, सोडियम सॉरी सिल्वर ऑक्साइड के साथ। जब सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी मैं किसकी रिएक्शंस करवाऊंगा, किसकी रिएक्शन करवाऊं मैं, सिल्वर ऑक्साइड के साथ। देखो ये सिंपल सी रिएक्शन है कि जब मैं ठीक है, जब मैं एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस इससे करवाऊंगा तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेंगे, ईथर मिलेंगे, ठीक है। और जब मान लो मुझे असमित या मैं कहूं कि मुझे मिक्स्ड वाला बनाना है, तो आप दोनों जो मॉलिक्यूल है किसके, एल्किल हैलाइड के, वो आप अलग अलग ले लो, तो आपको क्या मिलेगा, अलग अलग प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट में आपको मिक्स्ड वाला ईथर मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा ईथर मिल जाएगा आपको, मिक्स्ड ईथर मिल जाएगा, ठीक है। ये लो, ये आपको डाई मेथिल ईथर, या मैं कहूँ डाइथाइल ईथर,
और ये आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, मिथाइल इथाइल ईथर, या मैं कहूँ मेथॉक्सी एथेन। ये लो, ठीक है, समझ गए आप। तो ये थी आपके इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शंस, जो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसका रीजन एक ही है क्योंकि यहाँ पे दो कन्फ्यूजन करने वाली रिएक्शंस है, ठीक है। तो इसी के साथ आपके जो प्रिपरेशन ऑफ ईथर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट में आप ज़रूर मुझे पूछें कि भाई कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद।